आपको ये इंकशाफ करूं कि मेरे दिल में अभी ये आया है कि मेरे ज़राए ने अभी बताया है कि इस केस के कुछ मुलज़मों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। 20 के करीब अफराद को कल रात को ही हिरासत में लिया गया था, जबकि मुज़फ़्फ़र हुसैन जो हमलावर था उसकी तीसरी बीवी जब लाश लेने आई तो उसको पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई। बलाज तो फायर लगे जी, बलाज तो फायर लगे जी। अमीर बिलाज टीपू जो चूंग के इलाके में एक शादी में शिरकत के बाद बाहर आ रहे थे, उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उनके गार्ड्स ने हमला आवर को भी कत्ल कर दिया। वहाँ 2 लाशें पड़ी थीं। अमीर बिलाज टीपू कौन है और वो क्यों फायरिंग से हलाक हुआ, ये केस इतना पॉपुलर क्यों हुआ, इस बारे में आपको जब पास में जानना होगा। ये दुश्मनी मेरे जो मेरी मालूमात के ताल्लुक मैंने डील किया इस पूरे किस्से को, 30 साल पुरानी दुश्मनी है। अब दुश्मनी क्या है कि एक करैक्टर लाहौर का बिल्ला ट्रक्का वाला बहुत बड़ा करैक्टर था। सर्कल रोड पे उसकी गुड्स ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े बड़े उनके अड्डे थे, टीपू के, उसके रिलेटिव भाई पहलवान के, और वो बहुत पॉपुलर था। अब हुआ ये कि जब कोई आदमी, एक तो वो इंडिया से पहले का था तो उसकी एक साख बन गई, उस साख के साथ साथ उसने अपना सियासी असर रसूख भी बढ़ा लिया। उसका प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे पॉलिटिकल पार्टियों तक मुख्तलिफ एक ख़ास पार्टी के साथ खुसूसी तल्लुक़ था। उसने अपने डेरे पे एक लाइन भी रखा हुआ था जो मैंने ख़ुद देखा है कि वो पिंजरे में बंद करके उस पार्टी के इंतखाबी जलसों में लेके जाता। फिर ऐसा हुआ कि जब ऐसे लोकल बंदे इतनी बन जाती है लोकल आदमी की, तो जो माइग्रेट करके या दूसरे लोग हैं इर्द गिर्द, उनको एक जेलसी सी फील होती है। तो मेरे ख्याल में यही जेलसी हुई। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उसने अपने एक मुखालिफ को गनमैन के तौर पे रखा और उसको फिर बाद में इसको निकलवा दिया इस केस में से। बाद में जब उन्होंने इस पे अटैक हुआ तो और कुछ लोग पकड़े गए। ये नहीं छुड़ाया उसने इसको और बाकियों को छुड़ा दिया अपनों को, इसलिए वो उसके ख़िलाफ़ हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। मेरी ज़ाती राय में ये है कि ये ऐसा ही था जैसे भगवानपुरा में शेख असगर और मियाँ मराजुद्दीन उर्फ माजा सिख के दरमियान कत्ल गारत में 150 के करीब अफराद मारे गए थे। तो मेरा ख्याल है कि ये भी ऐसा है कि वो जो लोकल लोग थे, वहाँ के लोग थे जो बाद में आए थे, वो इसकी शोहरत, इसकी बुलंदियों को की तरफ जाते हुए इसको देख के वो जेलस हो गए और इस जेलसी में वो छोटे मोटे पहले लड़ाई झगड़े करते रहे। उसके बाद जो ये आज़ाद था, इसने अखाड़ा भी बनाया हुआ था, पहलवान भी था। इसकी तस्वीरें भी आप देखेंगे कि अपने खाड़े में दूसरे पहलवानों के साथ खड़ा, ये कुश्तियाँ भी वहाँ करवाता था। सर्कल रोड चौक पे जो भाई पहलवान का डेरा था वो इसने अपना बनाया हुआ था। अपने डेरे पे, क्योंकि गली के अंदर था, वहाँ कम जाता था, वहाँ लाइन भी होता था। और सुबह उठ के ये अपने मुलाजमिन से वहाँ, क्योंकि जो ऐसे गुड्स के अड्डे होते हैं वहाँ पुख्ता सड़कें नहीं बनाई जाती, कच्ची मिट्टी होती है, तो वो पानी भी लगवा रहा होता है वहाँ। तो इस शोहरत को देखते हुए जो इसके मुखालफिन हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम तीफी भट्ट का और बाबे हनीफे का, तब उभर के सामने आया कि इन्होंने उस पर फायरिंग की, लेकिन वो बच गया। फिर फाइनली उन्होंने मेरा ख्याल 1994 को जो ये 30 साल दुश्मनी का जब आगाज़ होता है, तो उसमें ये बिल्ला ट्रक्का वाला
वहीं मौजूद है। तो बाबा नीफा और बाबा शफीक बाबा और दूसरे साथियों से में आया और उसने इसको कत्ल कर दिया। अब कत्ल के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट ने मुल्क गिर हड़ताल हुई, शाह आलम मार्केट की 350 मार्केटें बंद हुई और लोग इसके लिए रोए भी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रोए भी, उनकी आंखों में आंसू भी थे। कुछ ने ये कहा ये तो बहुत सारे घरों के चूल्हे जलाने में बहुत मदद करता था, लेकिन ये पहलू शायद आम आदमियों को ना पता हो। उसके बाद इसने जो दुश्मनी का ताज तो नहीं था, ये तो अपनी ज़िंदगी गुजारा था, लोगों ने ज़बरदस्ती इसके ऊपर दुश्मनी का ताज पहना। लेकिन इसका बेटा उसके बाद टीपू आया। टीपू ट्रक्का वाला ने बाकायदा ये ऐलान किया कि मैं इस कत्ल का बदला लूँगा, और उसने इस दुश्मनी का ताज अपने सर पे पहन दिया। और ये ताज पहन के फिर इनके कत्लो गारत होती रही, मुकाबलादारी होती रही और एक दूसरे के कत्ल करते रहे। लेकिन इसमें छोटे मोटे बेशुमार करैक्टर, अगर मैं कहूँ कि इसमें दुश्मनी में 100 या 150 के करीब है, तो वो ये था कि जो बाबा नीफा या दूसरे लोग थे, ये ख़ुद तो पीछे होते, इनकी इमाम पे कत्ल होते, लेकिन ये शूटर यूज़ करते, ये इश्तियारी, मफरूर और तमाम दुश्मनदार ऐसे ही करते हैं उनको आगे करके। तो फिर ये भी इन्होंने इसी तरह किया, तो शूटर को यूज़ करके कत्ल गारत का ये तकरीबन मेरा ख्याल है इसमें 100 लोग मारे जा चुके हैं। फिर एक दिन टीपू जो ट्रक्का वाला ये ईमान अदर की तरफ जा रहा होता है, यहाँ उस पर बहुत बुरा अटैक होता है जिसमें 5 राहगीर सड़क पे पड़े तड़प के मर जाते हैं। ये उसमें शदीद ज़ख्मी होता है लेकिन फिर बच जाता है। उसके बाद वो एक और डिसीजन लेता है, उसने कहा कि ऐसा करता हूँ कि वो गया यहाँ से दुबई, अपने बच्चों बीवी बच्चों को वहाँ छोड़ा है कि पाकिस्तान में इनके लिए मौत के अलावा कुछ और नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि बाबा नीफा भी दुबई में रहा हुआ है और वहाँ जाके भी उसने उन पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के सिस्टम की वजह से, वहाँ के हालात की वजह से उसको कामयाबी नहीं मिली। अब फिर आता हूँ कि जब एयरपोर्ट पे वाक़या होता है टीपू ट्रक्का वाले का, ये अपने बच्चों को मिलके दुबई से आ रहा होता है, एयरपोर्ट से बाहर आता है, पार्किंग में होता है, इसके गार्ड साथ होते हैं, पुलिस वाले भी साथ होते हैं। तो वहाँ एक आदमी खुर्रम भट्ट को खुर्रम एजाज कहता है उसको, खुर्रम भट्ट, और उसने इसको टीपू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। तो वहाँ से एएसएफ ने आके इनको पकड़ा, बाद में और लोग भी पकड़े गए और इन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें इन्होंने नामजद किया खुर्रम को और बाकी लोगों को भी। लेकिन बाद में जब ये केस चला तो उसमें खुर्रम को सज़ाए मौत सुनाई गई और बाकी लोगों को बरी कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, अपील में जाके खुर्रम जो है, जो मेन इनका मरकज़ी मुलज़म था, वो अपील में उसको उम्र कैद की सज़ा होती है। मेरे ज़ाती मालूमात के मुताबिक उस वक़्त टीपू का जो बेटा है बलाज टीपू जिसका मर्डर हुआ है, वो बड़ा मायूस हो गया। फिर उसने बाकायदा दुश्मनी का ताज पहन लिया और वो एक्टिव हो गया। लेकिन वो ज़्यादा क्योंकि बाहर रहा था, फिर उस एक दौर में शुरू में आते उसने पहले तो ये कोशिश की मुश्तरका दोस्तों को बैठा के कि मैं सुलह करूं, ये दुश्मनी आगे ना जाए, सब अपने अपने घरों में आबाद हूँ। उसने अपने बेशुमार इंटरव्यूज़ में कहा है कि जी मैं यहाँ दुश्मनी ख़त्म करने आया हूँ, मैं नहीं चाहता, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुला फिर सकूँ, मेरे बच्चे ज़्यादा ना घूम फिर सके, ये दुश्मनी में बड़ा मुश्किल है जीना। लेकिन जब उसके जो दुश्मन है वो ताकतवर हो गए थे, जिसमें गोगी भट्ट भी शामिल हो गया हुआ था और बाकी लोग भी शामिल थे, और जो तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, ये मेन थे, ये अपने उनसे बाज नहीं आए। और इनका असर सूख एक दौर में इतना था कि गोगी भट्ट के घर से, ग्वाल मंडी से
असला बरामद हुआ। और ये हैरत आपको इंकशाफ करूं, शायद किसी को भी ना पता हो, कि पुलिस ने मुझे फ़ोन कर कहा कि वो हमने गोगी का बढ़ के पकड़ लिया, बहुत बड़ी तादाद में असला। और जब मैं पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने कहा कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हमें ऊपर से एक आला सतह पे कॉल आई है कि गोगी भट्ट को रहा करो और उसका वेपन वापस कर दो। गोगी भट्ट ने ग्वाल मंडी आके इस बात पे जश्न मनाया, उसे तंजन कहा कि मेरा कुछ कोई बिगाड़ सकता तो बिगाड़ ले। मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये जो दुश्मनियाँ तब बढ़ती हैं जब एक बच्चे के सामने उसके 12 साल का 10 साल का बच्चा उसके वालिद को कत्ल कर दिया जाए। जब उसको इंसाफ ना मिले तो फिर वो पिस्टल या गन कोई वेपन हाथ में पकड़ लेता है, फिर वो फैसले अपने हाथों से लेता है। वो फिर ये कहता है कि मैं मारूंगा, मैं बदला लूँगा, मेरा बाप मरा है, किसी और का बाप नहीं मरा। तो इस दुश्मनी में मैंने पहले बताया कि 100 से ज़्यादा करीब लोग मर चुके हैं। इसमें जो ईवान अदल वाली FIR है, जहाँ बहुत सारे मुलजमों के नामजद मुलजम हुए, वहाँ आबद बॉक्सर जब इंस्पेक्टर पुलिस था उसका नाम भी आया। और यहाँ ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एयरपोर्ट पे टीपू पे अटैक हुआ, वहाँ एक हसास अदारे का एक्स बंदा सामने आया, और यहाँ जो आबद बॉक्सर सामने आया। जहाँ बलाज टीपू का कत्ल हुआ है वो भी एक रिटायर्ड DSP के बेटे की शादी थी। ये कत्ल एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ है, और उसको जो बलाज टीपू को एक साजिश करके बाकायदा पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत उसको मारा गया। क्योंकि पहले शूटर के बारे में कहा जाता था कि वो प्रेस फोटोग्राफर के रूप में आया और उसके करीब जाने की कोशिश करता हुआ करीब पहुंचा और 9mm की पिस्टल से फायर करके मार दिया। लेकिन लेटर ऑन और भी बहुत सी कहानियाँ सामने आई। तो फाइनल कहानी क्या है, तो यहाँ मैं ये बताऊँगा कि बलाज जो टीपू है, इसको क्यों मारा गया। इसने तो सुलह की बहुत सारी कोशिशें की थी। तो टीपू की बातें मुझे याद आती हैं कि टीपू ने के बारे एक इल्ज़ाम टीपू पे ये आया, मुखालफिन ये कहते हैं कि टीपू ने एक तरफ सुलह की कोशिशें की और दूसरी तरफ मुबैना तौर पे मैं फिर कह रहा हूँ कि इसने ग्वाल मंडी में गोगी भट्ट और कैंट के इलाके में जो तीफी भट्ट, इनके घरों में फायरिंगें की। अगरचे टीपू खुद तो नहीं था, लेकिन जब ये बंदे पकड़े गए तो उन्होंने मुखालफी ने टीपू का ही नाम लिया और उन्होंने कहा कि अब इसने दुश्मनी का ताज पकड़ लिया है तो अब इसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। तो फिर आपने देख लिया। तो अब जो इसके ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है उसमें भी तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जिंदा है, जिसके मुलज़म है, नामजद मुलज़म है, बाकी अननोन मुलज़म है। अननोन भी इसलिए रखे जाते हैं ताकि उस वक्त कोई शिनाख्त ना हो, यो छुपी ना हो, तो जिसको मर्जी बाद में तफ्तीश करके उसको नामजद कर दिया जाए। तो मेरा ये पॉइंट ये है कि टीपू का मर्डर जो है एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। मैंने शुरू में ये कहा था कि उसके मुलज़म गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं उसी पॉइंट की तरफ आता हूँ। वो जो मुलज़म वहाँ मौके पे मर गया है, उसके बारे में बताया गया उसकी 4 बीवी हैं, और उसका ये जो बीवी आई है जो पकड़ी गई है, इसके बारे में बताया गया है कि उसके मरने वाले के फ़ोन के सिम कार्ड इसके नाम पे इशू हुआ था। ये कराची में थी और फिर वो उसकी डेड बॉडी लेने आई तो जो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि उस खातून की वजह से इनको पुलिस को लीड मिली और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। अगरचे हिरासत में लेना पुलिस वारदात को टोन डाउन करने के लिए भी ऐसे अल्फाज यूज़ करती है, लेकिन उन्होंने अब ये कहा है कि कभी इम्कान है कि हम बहुत जल्द, ये कुछ लोग हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं और बहुत जल्द हम इस बारे में अहम ऐलानात करेंगे।
गिरफ्तारी के ये मर्डर किस तरह हुआ, लेकिन वो पकड़े जाएं, वो सजाए मौत हो जाए, वो उम्र कैद हो जाए, वो जो कुछ हो जाए, लेकिन मेरा ये एक बहुत बड़े बड़े सवाल आता है, क्या ये टीपू बलाजो के एक जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो दुश्मनी ख़त्म करने आया था, उसको दुश्मनी की आग में किसने झोंका, उसके सर पे दुश्मनी का ताज किसने पहनाया, उसको इस अंजाम तक जहाँ अब वो छोटे बच्चों को रोता छोड़ के इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसको किसने बचाया, वो कौन से हाथ हैं। टीपू का ये जो बलाज टीपू है, इसका ये भी कहना था कि एक दफ़ा मेरे ऊपर कहता है कि मेरे मैंने तो कोई वेपन का लाइसेंस बनवाया ही नहीं था, वालिद के वेपन ट्रांसफ़र होके आए थे, मैंने तो एक पिस्टल का वेपन बनवाया था आके, तो मेरे ऊपर इलीगल वेपन रखने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया। मुझे एसपी ने लोअर में बुलाया, वहाँ एक बख्तरबंद गाड़ी में मुझे बिठा के तो ले जाया गया, तो मैंने कहा कहाँ, तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ी साजिश है बकौल टीपू के, कि बड़ी साजिश थी। उस वक़्त मुझे मारने का उसी वक्त प्रोग्राम था कि कोट लखपत जेल में कुछ ऐसे इसके मुखालिफ बंद थे, इसको वहाँ पहुँचाया जाना था और कहा यह गया कि आपको डिटेन किया गया है। तो वो कहता है डिटेन किया गया है, तो जब मुखालफिन, फिर उसने कहा कि एक पॉलिटिकल शख्सियत थी, किसी तरीके से मैंने उससे रब्ता किया, तो उसने फिर कोट लखपत जेल की बजाय मुझे कोट लखपत जेल बंद करा दिया। इस तरह उससे मेरी जान बची। तो नाज़रीन, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इस तरह की, जो आम आदमी, सिंपल आदमी को इस नहज तक ले जाते हैं कि वो गन उठा ले, वेपन उठा के लोगों को मार दाड़ शुरू कर दे। कत्लो गारत कोई नहीं चाहता, हर बंदा पुरअमन रहना चाहता है, अपने घर का किचन चलाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये एक नर्सरियाँ हैं। ये नर्सरियाँ कहाँ से शुरू होती हैं? ये नर्सरियाँ जो हैं, इसमें पॉलिटिकल शख्सियात भी शामिल होती हैं, और सबसे बड़े इसमें ऊपर से लेके नीचे पुलिस वाले मुलव्वस होते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। अगर वो ये दुश्मनियाँ ख़त्म कर दें तो उनका कारोबार ना चले। अपने कारोबार को चलाने के लिए वो ऐसे नर्सरियों के माली बन जाते हैं, रखवाले बन जाते हैं, और फिर कत्लो गारत के बाज़ार में उनको बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, रनाइयाँ मिलती हैं, लोगों के घर उजड़ते हैं और वो खुश होते हैं। तो मैं अपने अगले एपिसोड में इस सिलसिले में आपको मज़ीद इंकिशाफ़त करूँगा कि वो अब जो पकड़े गए वो कौन लोग हैं और उन्होंने किन हालात में किस तरह मारा। लेकिन जाते जाते मैं आपको फिर ये एक कह दूँ कि खुदारा अब इस सड़कों पे ना करें। अगर आज मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो लाहौर में एक बहुत बड़ी गैंग वार का ख़तरा है। लाहौर में एक बड़ी गैंग वार का ख़तरा है।